दोस्तों, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है? क्या कांग्रेस को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है? क्या वाकई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? कल से लगातार, या फिर कह लें कल रात से लगातार पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारों में न केवल ये चर्चा है, बल्कि अब आज पूरा दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी जल्दी जल्दी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि राहुल और सोनिया पर क्या वाकई में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में आखिरकार ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, और अब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कल रात से ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर कुछ दिन पहले से ही दोस्तों कई घटनाक्रम हम देख रहे थे। जैसे 12 अप्रैल की खबर देखिए, जहां पर नेशनल हेराल्ड वाले इसी मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कदम उठाते हुए ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी हुई संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और तब से लगातार ये सरगर्मियां तेज हो गई थी। उसके बाद अचानक से खबर आई कि रॉबर्ट वाड्रा को, जो लैंड डील वाला मामला है हरियाणा का 17 साल पुराना, उसको लेकर उनको एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों मामले नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं यहां पर उसको ले रही हूं। रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कल जब चार्जशीट दाखिल हुई, इस पूरे के पूरे मसले को लेकर चार्जशीट दाखिल होने की खबर आई, तब से लगातार ये खबरें शुरू हो गई। क्या वाकई में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर खत्म करने की, या फिर ये कह ले कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर खत्म करने की जोर आजमाइश की जा रही है? अब देखिए दोस्तों, संयोग भी गजब का है कि कल चार्जशीट की खबर आई, राइट, और उस वक्त एग्जैक्टली जानते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी थे गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात को लेकर राहुल गांधी काफी सीरियस हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव से वो लगातार गुजरात और बिहार, इन दो राज्यों में न केवल प्रचार कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जमीन पर भी उतर रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में राहुल गांधी का इस साल का आप कह सकते हैं कि चौथा बड़ा दौरा है ये। सबसे पहले राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद गुजरात गए। उन्होंने वहां मंत्र दिया कि हमें गुजरात जीतना है, ईमानदारी से काम करना है। फिर उन्होंने दूसरा दौरा किया तो उन्होंने वहां पर स्लीपर सेल का जिक्र किया कि कांग्रेस के अंदर वो भाजपाई जो भाजपा के लिए काम करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके निकालेंगे। फिर तीसरी बार अभी कुछ दिन पहले गुजरात में बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तब राहुल गांधी वहां बोले, और अब राहुल गांधी अचानक वहां पहुंचे, और जिस वक्त चार्जशीट दाखिल करने की खबर आई, दरअसल उस वक्त भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी, और दूसरी ओर राहुल गांधी बिना संकोच के, बिना किंतु परंतु के गुजरात में कांग्रेस पार्टी के साथ मीटिंग ले रहे थे। तो अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर दोस्तों तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उस पर राजनीतिक वेंडेटा अख्तियार किया जा रहा है, उसको राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं राज्यसभा से और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया अपने सोशल मीडिया एक्स में, और ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा मसला है बहुत कमजोर मसला है, और ये मसला टिक नहीं पाएगा कोर्ट में। हालांकि दोस्तों देखिए, कानूनी मसला है, इसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन पूछने वाले ये सवाल तो पूछेंगे ही कि ये पूरा का पूरा मामला बेसिकली प्रकाश में तब आया जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई कोर्ट में। और ये सुब्रमण्यम स्वामी की जो शिकायत थी दोस्तों, साल 2012 में उन्होंने कराई थी। साल 2012 वो दौर था जब गुजरात से नरेंद्र मोदी निकलकर दिल्ली की राजनीति में आना चाहते थे। उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां कॉर्पोरेट की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से शुरू हो गई थी कि नरेंद्र मोदी की जरूरत अब पार्टी में, दिल्ली में है, और वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, वो प्रधानमंत्री बने। दोस्तों 2012 से अब 2021 में इस मामले में ईडी ने अपनी औपचारिक जांच शुरू की, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 2021 से 2025 हम आ गए, ऑलमोस्ट 4 साल। इन 4 सालों में कांग्रेस पार्टी के इन दो नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ताबड़तोड़ कई बार न केवल पूछताछ हो चुकी है ईडी की, बल्कि घंटों पूछताछ हो चुकी है। हालांकि दोस्तों गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद गिरफ्तारी बहुत कम देखी जाती है। क्योंकि चार्जशीट दाखिल करना मतलब ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली, और अब उसने पूरा का पूरा मामला जो है वो कोर्ट के समक्ष रख दिया। तो अब कोर्ट में इस पूरे के पूरे मामले में दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले तो गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के बाद गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है हो जाए। दोस्तों अब आ जाते हैं इस पूरे के पूरे मामले के पॉलिटिकल एंगल में, क्योंकि है ये पॉलिटिकल मामला ही। ईडी को लेकर तमाम तरह के सवाल हाल के सालों में उठे हैं,
और किस तरह के विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई ईडी ने की है, सब जानते हैं। दोस्तों, ये वो मामला है जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता पिछले काफी साल से जब भी टीवी में डिबेट बैठते थे तो बोलते थे कि ये जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, ये तो जमानती हैं, ये तो जमानत पर बाहर है। अब उनको परसेप्शन के लिहाज से बढ़त मिल जाएगी कहने पर कि इन पर तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो चार्जशीटेड है। ये तो हो गया पॉलिटिकल परसेप्शन, जो कि बीजेपी इसमें बढ़त बना सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके पॉलिटिकल फायदे नफे नुकसान पर। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि उसको निशाना बनाया जा रहा है और उसको लगातार एग्रेसिव तौर पर बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। हालांकि कांग्रेस का ये आरोप, अगर हम इसमें विश्लेषण करें, सही गलत नहीं कह रही हूं, विश्लेषण करें तो 2014 के बाद मोदी ने एक नारा दिया था दोस्तों, कांग्रेस मुक्त भारत, याद होगा आपको। वो नारा नहीं चला, कांग्रेस मुक्त बीजेपी नहीं कर पाई भारत को, और बाद में खुद मोदी पर भी सवाल उठने लगे कि मोदी किस तरह का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें वो विपक्ष को मुक्त चाहते हैं। भाई, लोकतंत्र में तो विपक्ष की जरूरत होती है ना। खुद मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है, तो मोदी ने नारा देना छोड़ दिया। और उसके बाद से आप देखिए लगातार ये जोर आजमाइश की जा रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भ्रष्ट साबित किया जाए। दोस्तों, मैं कतई नहीं कह रही कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भाई, जिसने भ्रष्टाचार किया उसको जेल में डालिए आप। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जब उंगली बीजेपी दूसरों पर उठाएगी तो उस पर भी उठेगी, और ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगी। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठेंगे तो सवाल पूछने वाले उसके बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी सवाल उठाएंगे अजीत दादा पवार पर, जिनको लेकर मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर अपनाया जाएगा, जिनको लेकर देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग। वो अजित पवार न केवल एनडीए में शामिल हुए और आज महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। इसके अलावा दोस्तों, शारदा नारदा मामले में शुभेंदु अधिकारी का बकायदा नाम था, और क्या क्या बीजेपी के नेताओं ने नहीं बोला था। आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता है पश्चिम बंगाल में और नेता प्रतिपक्ष है। अमित शाह ने हेमंत बिस्व शर्मा के लिए क्या क्या नहीं बोला था, किस तरह की बातें नहीं बोली थी। और आज देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी आला कमान के एकदम आंख का तारा है। उनके लिए कहा जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह हैं। उनको देश के बाकी राज्यों में प्रचार के लिए बुलाया जाता है। तो भ्रष्टाचार के मामलों में हमारे देश के राजनीतिक दल, खास तौर पर बीजेपी का दामन तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। उसने ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है और अपनी वॉशिंग मशीन में उनको धोया है जिन पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर मामले हैं और जिनको लेकर बीजेपी खुद ही आरोप लगाती थी जब वो दूसरी पार्टियों में थे। तो ये भ्रष्टाचार का जो पूरा का पूरा एक परसेप्शन है वो औंधे मुंह गिर जाएगा बीजेपी के सामने। तो फिर बड़ा सवाल ये कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। अगर बीजेपी ये कर रही है तो दोस्तों इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है। टेरिफ के मामले में भारत को जिस तरह से अमेरिका लगातार टारगेट कर रहा है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार के लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरा, अब देखिए क्या गजब का कोइंसिडेंट है दोस्तों, आज ही वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 16 तारीख का दिन मुकर्रर था और दर्जनों याचिकाएं जा चुकी हैं, दर्जनों। और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कल ही किरण रिजिजू द्वारा बयान भी आया था, मोदी सरकार के मंत्री द्वारा बयान भी आया था कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप ना करे, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भी कार्यपालिका के काम में, यानी कि विधायिका भी कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये बयान एक सिंपल बयान था जो कि कोई भी दे सकता है, मंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन इस बयान के भी कई सियासी मायने हैं कि मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से क्या कहना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला गया ही है, सुनवाई हुई है, अभी तो बेंच बनेगी, सुनवाई होगी। हाँ, लेकिन लगातार ये बात मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि फैसला तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन फैसला आने की प्रक्रिया में जब सुनवाई होगी और सुनवाई में अगर कोई एक बयान भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ या वक्फ संशोधन कानून की प्रक्रिया के दौरान, तो वो बयान भी अपने आप में बहुत किरकिरी करा जाता है। तो पूछने वाले अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अपनी किरकिरी बचाने के लिए ये हेडलाइन को डाइवर्ट करने की कोशिश है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुनवाई होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे के पूरे मामले में टेक रहता है, उससे हेडलाइन को बटाने में लगातार एक कोशिश हो रही है कि या फिर ये वाकई में कोशिश है और ये एक सोच बना ली गई है कि अब हर हाल में कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद किया जाए, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये इतना आसान होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं, जो आज के वक्त में करना यकीन मानिए बहुत मुश्किल है।